मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास आधा गांव के भाग 15 तक का वाचन कर चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के वाचन के क्रम में लीजिए सुनिए आधा गांव उपन्यास के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, अतः मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी कड़ियों को क्रमवार सुनिएगा। आइए वाचन पर। लेकिन तन्नू की तारीख पड़ जाने से अगर किस्सा खत्म हो गया तो यह दिल का दर्द कम क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों है कि सईदा की बड़ी बड़ी सियाह आंखें हर वक्त टकटकी बातें देखती रहती हैं। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे उसके दिल की तन्हाई बढ़ती गई। वह कोई कवि तो था नहीं कि विरह के दर्द को किसी गीत में ढाल लेता। वह तो बस यह करता कि जब यह दर्द बहुत बढ़ जाता तो वह सईदा को एक खत लिखता और फिर उस खत को कई बार पढ़ लेने के बाद फाड़ डालता। यह बात किसी को नहीं मालूम थी कि तन्नू के भीतर कैसा तूफान आया हुआ है। इसलिए घर में बड़े इत्मीनान से गालियां गाई जाने लगी। बोली बोले ना, तोरी बोली सुने कोतवाल, बोली बोले ना। बड़की बहनिया का 5 रुपया, छुटकी बहनिया अनमोल, बोली बोले ना। लेकिन यह सादा गालियां गुनगुनाने की कला जैसे बिल्कुल भूल गई थी। लड़कियां ठट्ठे मार मार कर हंस रही थी, बुढ़िया शर्मा रही थी। रब्बन बी की इकलौती आंख में एक बड़ा सा चिराग जल रहा था और उस चिराग ने पूरे सैयद बाड़े को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को जगमग कर रखा था। मगर तन्नू के चारों तरफ धूप अंधेरा था। उसे नहीं मालूम था कि शरीफों के घरों में ऐसी अनगिनत कहानियां अनकही रह चुकी हैं और शायद ऐसी अनगिनत कहानियां अनकही रह जाने वाली हैं। और चूंकि उसे यह नहीं मालूम था, इसीलिए वह अपने आप को अकेला पा रहा था और उसके कंधे खुद अपनी मोहब्बत के बोझ से टूटे जा रहे थे। उसने करवट ली। अंदर से औरतों के बोलने की आवाज अब तक चली आ रही थी। उसने घड़ी देखी। रेडियम डायल वाली उसकी घड़ी वक्त बताने के बाद जैसे मुस्कुरा दी। उसने अपने चारों तरफ वीरानी को देखा। वह बिल्कुल ही अकेला था। शादी की तारीख पड़ जाने के बाद उसने अंदर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जाड़ों की रातें तो कमरे में गुजर गईं, मगर गर्मियों की रातें काटने के लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ा। थोड़ी ही दूर पर नीम के नीचे कम्मों की चारपाई थी, मगर उस चौखट से भला किसका वक्त गुजर सकता था। वह तो हर वक्त होम्योपैथी में डूबा रहता था और जो वक्त होम्योपैथी से बचता वह उसे सईदा को याद करने में गुजार दिया करता था। लेकिन यह बात भी उसी को मालूम थी कि वह सईदा को याद कर रहा है। कहा भाई, कौनो नुस्खा उसका सोच रहे हो क्या? तन्नू ने पूछा। नहीं साहब, कम्मो ने लुंगी को घुटनों के नीचे सरकाते हुए कहा। हम तो ये डॉक्टरी शुरू करके फंस गए ना हकीम साहब, और उम्माद अब हमरा सलाम लेवे के रवादार ना हैं। अब आपे बताइए कि हम घर घर ई कहे तो न गए कि हे लोग हमरे यहाँ इलाज करावे आवत जा। नया जमाना है, नए नए मर्ज निकल आए हैं। हकीम साहब के पास तो उहे हकीम लुकमान के नुस्खे चल रहे हैं, तब भला कोई कैसे अच्छा होई। एक दिन हमें बुला के कहीन कि तू गिरफ्तार हो जाइयो और पता नहीं कि और काका कह डाले। कम्मो ने जैसे उकताकर बात खत्म कर दी। तकिए के नीचे से बीड़ी का बंडल निकालकर उसने एक बीड़ी सुलगाई। तन्नू ने भी एक सिगरेट सुलगा ली। तन्नू को भी यह मालूम था कि कम्मो की डॉक्टरी ने गांव में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। एक तो जवाद मियाँ का लहजा इतना करारा हो गया था कि उसे झेल लेना दिन ब दिन टेढ़ा होता जा रहा था। उन्होंने तो कम्मो को, जिससे अब वो कम्मो न कहकर कमालुद्दीन कहा करते थे, छोटा मोटा मसीहा बना दिया था। इंतहा तो यह थी कि कम्मो की 3 गोलियों ने उनकी रियाह तक का जोर कम कर दिया था।
नहीं तो रात में घर वालों का सोना मुश्किल हो जाता था। वैसे रहमान बो और फिद्दू के ख्याल में तो उनके पादने का डंका उसी जोर शोर और आन बान से बज रहा था। हाँ, घर के बाहर अब वह जरा देखभाल कर पादा करते थे, इसीलिए कम्मों ने कमाल तो वाकई कर दिखाया। लेकिन कम्मों की डॉक्टरी जिस बात ने चला दी वह यह थी कि उसकी दवाएं उबाद के दवाखाने की दवाओं से सस्ती होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी दवा फिर अंग्रेजी दवा है। मगर जाहिर है कि हकीम सैयद अली कबीर जैदी को रहमान बो और जवाद मियाँ के हरामी लड़के की डॉक्टरी एक आंख नहीं भाती थी। उन्हें होम्योपैथी से विरोध था। बात यह है कि होम्योपैथी वाले गांव गांव एक बक्सा लेकर बैठ गए थे, न नब्ज देखना जाने न करूरा, मगर धड़ाधड़ इलाज किए जा रहे थे। लोगों को उससे फायदा भी हो रहा था। यह ठीक है कि हकीम साहब खुद अपने बीमारों से कुछ नहीं लिया करते थे, मगर घोड़े या इक्के का किराया तो मरीजों को देना ही पड़ता था। इन लोगों के यहाँ यह भी नहीं था, इसलिए हकीम साहब के यहाँ मरीजों की संख्या कम होने लगी। आसपास के डॉक्टरों को तो खैर वह झेल जाते, लेकिन कम्मों ने तो ठीक गंगौली में अपनी दुकान सजाकर हकीम साहब की कमर ही तोड़ दी थी। और हमरा का मरे दियो हरमजादन को। हकीम साहब ने करने को तो अपनी तरफ से यह ऐलान कर दिया और अपने हाथ भी झाड़ लिए, लेकिन यह हार बड़ी भयानक थी, क्योंकि गंगौली और अड़ोस पड़ोस के दूसरे गांवों में कोई 8-9 साल से उन्हीं के बाप दादा लोगों की दवा दारू करते चले आ रहे थे। इसलिए उन पुश्तैनी मरीजों को कम्मों के दरवाजे पर देख उन्हें दुख होता था। फिर उस दिन तो गजब ही हो गया, जिस दिन खुद उनकी बेटी ने उनकी आंख बचाकर अपनी गोद वाली को कम्मों के यहाँ भेज दिया। बस हकीम साहब एकदम से बूढ़े हो गए। बच्चा कोई ऐसा बीमार नहीं था, चुनने पड़ गए थे। वह घर के टोटकों तक से अच्छा हो सकता था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि खुद उनकी बेटी अपने बच्चों को सफेद गोलियां खिला रही है, तो वह बुझ से गए। बोले, ठीक है, अब यह देखे को रह गया रहा कि हमारी नतनी का इलाज वो हरमजादा कमुआ कर रहा। ए अब्बा, आप गए रहे अलावपुर और ई माटी मिली मार रोए चली जाती रही। जब ही कोई तरह ना पटानी तो हम ओके हियाँ भेज के दवाई मंगवा लिया। ठीक है बेटी, हकीम साहब ने बिना आंख उठाए हुए कहा। हम अलावलपुर से लौटे वाले तो रहे ना। फखरून के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे बिक्कू को मारने लगी, जो उस वक्त दालान के दर में खड़ा अपने पेशाब की धार को इधर उधर नचा रहा था। मगर हकीम साहब फखरून को इस बात पर डांटे बिना घर से बाहर चले गए। फखरून बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने बिक्कू को मारा हो और हकीम साहब ने उसे डांटा न हो। गनी जुलाहा हौज के किनारे उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। हकीम साहब को आता देखकर झट से खड़ा हो गया। हकीम साहब अपनी चारपाई पर उल्टे हुए बिस्तर की टेक लगाकर बैठ गए और जली हुई चीलम के कष्ट लेने लगे। गनिया लपक कर दूसरी चीलम भर लाया। उसे फूंक फांक कर उसने हुक्के पर जमा दिया। बदरुनिया की हालत बहुते बिगड़ गई बा, गनिया ने कहा। तो हम का करें बे? हकीम साहब ने सवाल किया। डॉक्टर कमालुद्दीन के यहाँ जाते काहे ना? तनी ओके देख लीजिए। हम ना देखेंगे भंचोद। जमीन हम दे, तर त्योहार पर इनाम हम दे, घर बनावे को बांस पटलो हम दे, मरो तो कबर के वास्ते जमीन हम दे, और इलाज करिए डॉक्टर सैयद कमलुद्दीन जैदी। अभी जमाना आ गया है कि रहमानवा बो का लड़का गंगौली में दवा दारू करे लगा। हम तो ना जाते रहे मालिक, गनिया ने कहा। बाकी हम आदमियां जोर जबरदस्ती से भेज दी, तो हम मादर से जाके काहे ना कहता कि बदरुनिया की हालत बिगड़त बा, यहाँ का करे आया है, हमें मुर्दा जिलावे का नुस्खा ना मालूम। गनिया उनके पांव दबाने लगा। धीरे धीरे हकीम साहब लेट गए। गनिया बदरुनिया की हालत सुनाता रहा और हकीम साहब अपनी बारीक कतरी हुई मूछों को दांतों से कुचलने की कोशिश करते रहे। ओको जल्दी से बियाह दे, हकीम साहब ने राय दी। अब बकर बकर मुंहवा क्या देख रहा है? गनिया यह सुनकर भी उनके पांव दबाता रहा। हकीम साहब चुपचाप हुक्का पीते रहे
और दिल ही दिल में अपनी बेटी फखरून को डांटते रहे कि अब जो लोगों को मालूम होगा कि खुद हकीम अली कबीर के नवासी का इलाज कमुआ कर रहा है तो उनके यहाँ कौन आएगा। सवाल आमदनी का नहीं था, क्योंकि हकीमी उनका पेशा नहीं थी। सवाल था इज्जत आबरू का। अगर गनिया को कम्मों के यहाँ हम्माद ने भेजा था तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे डॉक्टर बनाने में दक्षिण पट्टी वालों की हरम जदगी है। नहीं तो उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती थी कि अपने घर पर डॉक्टर कमालुद्दीन का बोर्ड लगा लेता। या अली, वह कराह कर उठ बैठे। हम क्या करें अब, उन्होंने गनिया से कहा। सुखरमवा की माई को बुला के पेट ओट मलवा। गनिया चला गया। हकीम साहब हौज के किनारे बैठकर वजू करने लगे। मित्रों, वजू तो आप जानते होंगे, नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ मुंह धोया जाता है उसे वजू करना कहते हैं। ए भाई, अनवारुल हसन बता रहे हैं कि कलकत्ते में बलवा हो गया। मौलवी बेदार ने बड़े फाटक में पांव रखते हुए कहा। बड़ी मारकाट भई है। यह बात पर बलवा हो गया? हकीम साहब ने पूछा। अरे वह पाकिस्तान वकिस्तान की कोनो बात भई हुई है। मौलवी बेदार उसी चारपाई पर लेट गए जिस पर हकीम साहब लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। लाहौल विला कुब्बत। हकीम साहब ने कहा। तोरी बात सुने में भूल गए कि कुल्ली किया रहा कि ना किया रहा। अरे 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 अरे, ई का कर रहा बे भंचोद? उन्होंने अपने हलवाहे के लड़के को डांटा जो इमाम चौक पर गोली खेल रहा था। ये हर नारायणा कहाँ है रे? हैं? सुन रहे हैं कि हरमजादे हिंदू मुसलमान के घरों में घुस घुस के कत्ल कर रहे हैं, मौलवी बेदार ने कहा। बाकी मुसलमानों कोनो बड़े हलल जादे ना हैं, हकीम साहब ने नाक धोते हुए कहा। बाकी ओठरा कौन खोजिस? उन्होंने नमाज की चौकी पर बैठते हुए पूछा। फिर वह अल्लाह अकबर कहकर जा नमाज बिछाने लगे। नहीं, कांग्रेस वाले हिंदुओं का दिमाग बिल्कुल खराब कर दीन है, मौलवी बेदार ने कहा। अल्लाह अकबर। हकीम साहब ने नमाज की नीयत बांध ली। मौलवी बेदार उमर उल कैस के किसी कसीदे का कोई शेर गुनगुनाने लगे और अपनी जमींदारी के झगड़ों पर सोचने लगे। वह बहुत दिनों से मंगरे पर वाली जमीन पर दांत गड़ाए हुए थे, मगर हकीम साहब से डरते भी थे, इसलिए इस मामले में खुलकर हाथ डालना नहीं चाहते थे। उस जमीन पर फुन्नन मियाँ और हम्माद मियाँ की आंख भी थी। मौलाना का ख्याल था कि ये तीनों उलझ जाएं तो वह जमीन उनको मिल सकती है, क्योंकि इन तीनों को अपनी अपनी बात रखने के लिए उनके नाम पर समझौता करना ही पड़ेगा। सुना है कि हम्माद बफतिया से वो वाली जमीन लिखवाए वाले हैं, उन्होंने हकीम साहब से कहा, जो नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रहे थे। और फुन्नन बफतिया से कहीं है कि अगर लग रहा है कि फुन्नन फिरो जेल जाए के फिराक में है। हकीम साहब ने कहा, वो जमीन हमारी है। हम्माद और फुन्नन की ऐसी की तैसी। वह तो हमहू कह रहे, हम्माद और फुन्नन को वो जमीन ना मिल सकती, चाहे कोई और ले ले। तू काहे ना ले लेते हो? इधर उधर तोरी जमीनों है। ना भाई, हम अकेले आदमी झगड़े में ना पड़ेंगे। फुन्नन तोरी जवन जिल्लित कीहन रहा, का तू ओका भूल गयो? वो भूले की बात है? सवाल हुआ। भूले की बात ना है। बाकी हकीम साहब बोले, इस जमाने में तो इतनी बात एक के साथ होए लगी है कि आदमी बौरा जाए कि का याद रखे और का भूल जाए। कमुआ हरम ज्यादा डॉक्टर हो गया है। हम अली हादी से कहा कि ओको कौनो नौकरी दिलवा दो कि कोई तरह ही बला हियां से टले। बाकी हूँ तो लाट साहब हो गए ना। ओको नौकरी मिल गई होती तो वो अपने होम्योपैथी के बक्से से हमारी नाक तो न काटता। बाकी ये भाई, ओके इलाज से तब फायदा हो रहा, बेदार मियाँ ने कहा। तू एक जमाने से हमारी बवासीर का इलाज कर रहे हो, ओकी दवाई 6 दिन खाया है अभी, खून तो बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, तोरे बाबा अली मोहम्मदो चा मरहूम का बवासीर का इलाज वह की हिस्स रहा, हकीम साहब ने कहा। का जमाने के साथ बवासीरियो बदल गई है। अली मोहम्मद चा मरहूम की बवासीर पुराने जमाने की रही और तोरी नए जमाने की। ए भाई, अब तई तोरी जबरदस्ती है। बेदार मियाँ खिसिया गए। जेकी दवा से फायदा हुई हैं, आदमी ओके पास जरूर जई हैं। अरे तो हम के सामने हाथ जोड़ रहे? हकीम साहब का बूढ़ा चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और बेदार मियाँ के जाने के बाद भी वह देर तक बड़बड़ाते रहे। आंगन में इक्कड़ दुक्कड़ खेलने वाली बच्चियां डर कर घर में भाग गईं। हकीम साहब लेट गए। अरे तनी चीलम भर ली। अरे उन्होंने हाँक लगाई। ई बेदार का कहते रहे भाई साहब। हुसैन अली मियाँ नीम के तिनके से दांत खोदते हुए आए और कपड़े की कुर्सी पर बैठ गए। आए रहे हमें चराए, हकीम साहब ने कहा। मंगरे पर वाली जमीनियां लेवे के फिक्र में है। बाकी ये हस्सू उस सुल्तानुल मदारिस में सदरुल फाजिल तक पढ़ ली तका जमींदारी करे भी आगवा। हम कहा कि तू ले लो जमीन, बस लगे बगले झाके। वह मुस्कुरा दिए। बाकी ई तो हमहू सुन रहे कि फुन्नन उ जमीनिया को जुतवाए की फिक्र में है। हुसैन अली मियाँ ने कहा। उका जुतवाई ओके, हकीम साहब बोले। जमानत मुचलका करवा लेंगे और हम्माद में ये हिम्मत ना है। लाला को समझा बुझा दियो हो कि ना? लाला की तक कांग्रेसियन से गांड फट रही। हुसैन अली मियाँ ने कहा। वो ससुर अब का करी हैं। बाकी हम कह रहे हैं कि का जमाना आ गवा है। सुखरमुआ का बेटा परशुरमुआ जेल से आते ही नेता हो गया है। गांधी टोपी पहने मार तकरीर करता घूम रहा है कि जमाना बदल गया है। अब जमींदारन का जोर जुलूम ना चली है। तू सुखरमुआ बहनचोद को बुला के समझा काहे ना देते हो? अरे वो नेता का बाप है साहब, वो अब हमारी ना सुनी है। नेता की माँ की। तन्नू को आता देखकर उन्होंने थूक की तरह उस गाली को घोट लिया कि तू चांद की तरह कहां डूब गए रहे हो जी? तनी गाजीपुर चले गए रहे। तन्नू ने दोनों को सलाम करने के बाद कहा। सब लोग ठीक ठाक है ना? हुसैन अली मियाँ ने पूछा। जी हाँ, चची की तबीयत तनी खराब है, मगर कोई घबराए की बात ना है। सब लोग आहू गए हैं, बस मझले अब्बा और चच्चा रह गए हैं। वो लोग जुमरात तक आ जाई हैं। जुमरात तक आए वाले हैं तो फिर आए की तकलीफ काहे को कर रहे? हकीम साहब ने कहा। जुम्मे को निकाह है और मझले अब्बा आ रहे हैं जुमरात को। लो हुक्का पियो। उन्होंने नचा उसकी तरफ घुमा दिया। यह इस बात का इशारा था कि अब उसकी गिनती बड़े बूढ़ों में होने लगी है। तन्नू हंस पड़ा। आदाब, मुझसे नहीं चलता हुक्का, धुआं बहुत कड़वा होता है। उद्दम को हम लिखा रहा कि आके हमरे निकाह में शरीक हो। बाकी वो मर्दे खुदा जवाबो ना दे। अरे बेटा, वो तो ऐसा फंस गए हैं कि हम तुम्हें का बताएं। हकीम साहब ने एक तकरीर कर डाली कि तहसीलदारी का काम कितना मुश्किल होता है और उस पर से कांग्रेस ने नीच जात वालों को सिर चढ़ाकर हुकूमत के काम को और मुश्किल बना दिया है। खुदा समझे गंधिया से। बाकी वो हमें लिखिन है कि आए की पूरी कोशिश करी हैं। बाकी दंगा फसाद फैला तो कैसे आई हैं बेचारू? हम ही पूछ रहे बेटा कि लोग बाग एकदम से पगला गए हैं का? बिना बात की बात पर लड़े मरे जा रहे हैं। मोटर के हार्न की आवाज सुनकर वह रुके। ए भाई, गांव में ये मोटर के का बोल रहा? अनुमारुल हसन की बीबी बीमार है ना? हुसैन अली मियाँ ने कहा। सुन रहे हैं कि शहर से त्रिलोकीनाथ डॉक्टर आए वाले हैं। वह आए हुई हैं। त्रिलोकीनाथ की कौन जरूरत पड़ गई? हकीम साहब ने पूछा। कमुआ हरामजादे को काहे ना दिखा लेहिन? हम ही देख रहे हैं कि कुछ दिन में आप कमुआ का नाम सुनते ही ढेला मारे लगी हैं, हुसैन अली मियाँ ने कहा। हकीम साहब बिल्कुल उबल पड़े, मगर ठीक उसी वक्त गनिया आ गया और आते ही वह त्रिलोकीनाथ की मोटर की शान में कसीदा पढ़ने लगा। बड़ा रुआब है मियाँ वो पर, बिल्कुल बड़के बाऊ का ताजिया लग रहा। तोबा कर बहनचो तोबा कर। हकीम साहब गनिया पर बरस पड़े। तोबा तोबा, देख न रहे तन्न्यो, ये बहनचोद मोटर को ताजिए से मिला रहा। ए भाई, गांव में बड़ी धूम है। बेदार मियाँ आ गए। देखा यो मोटर? हकीम साहब ने पूछा। बड़ी खूबसूरत है, मौलाना ने कहा। और नरैना मार्ग कुर्सी पर बैठा डॉक्टर साहब से अंग्रेजी में बात कर रहा। अभी जमाना आ गया है कि कमीने कुर्सी पर बैठे लगे। अरे लखना, हकीम साहब ने आवाज दी। कुर्सियां सब भीतर पहुंचा दे रे। कह दे कि जला के खाना पका डालें लोग। अब यह हुई, कमीने तो बैठे कुर्सी पर और अशराब छिपावे मुंह घर में। ए नाना, बाजी के पेट में बड़ा दर्द हो रहा। फखरून की मझली बेटी बुन्नी ने दरवाजे से हाँक लगाई। कमुआ के हों भेज दो जल्दी से।
हकीम साहब ने जलकर कहा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वह फकुरन के बच्चे का इलाज नहीं करेंगे। ये नरैना कब जा रहा? सुन रहे हैं कि सरकार सब फौजियन की छुट्टी खत्म कर रही। हुसैन अली मियाँ ने खबर दी। ये कहें भाई, फिर लड़ाई होने वाली है का? मार बलवा ना हो रहा? सुन रहे हैं कि बिहार के कुल मुसलमान काट के डाल दिए गए। आजकल तू सुन बहुत रहे हो। अरे ये अखबारन का कोनो भरोसा ना है। ये कोनो माने की बात है कि हिंदुआ सब खामखाए मुसलमानों को काट डाले रहे, पाकिस्तान को वोट देवे की वजह से काट रहे। ए भाई, ये तो कोनो बात ना भाई। हकीम साहब बोले, हमरा वोट रहा, हम जेके चाहा वो को दिया। ये ठीक है। मौलवी बेदार बोले, बाकी पाकिस्तान में कौनो न कौनो गड़बड़ जरूर है। जे दिन से जिनवा मलौन पाकिस्तान की बात निकाली से ते दिन से माथा ठनक रहा। अब देख लियो, कलकत्ते में बलवा भया, छपरे में भया, 2-4 दिन में गाजियोपुर में हो जाई हैं। अब खुदा जौन दिख लई हैं तौन देखा जाए। हकीम साहब ने कहा, अब तक पाकिस्तान को वोट दे दिया, अब का मालूम पूरब और पश्चिम को मिलावे वाली सड़किया यहरे से जाए। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हें कौन फिक्र है? हकीम साहब ने सवाल किया। न आगे नाथ न पीछे पगहा, पाकिस्तान बने तब का और जो न बने तब का। सैफुनिया से ब्याह कर लेते हो तब पूछते। लाहौल बिला कुबत। बेदार मियाँ उखड़ गए। वह हरामजादी रह गई है हमारी बीबी बने को, ओको हरामजादी मत कहियो। हुसैन अली मियाँ ने कहा, मिगदाद सुन ली हैं तो गजब हो जाई। ठीक उसी वक्त मिगदाद ने बड़े फाटक में पांव रखा। उसने किसी को सलाम नहीं किया। उसके कंधे पर किसानों का लठ था और मुंह पर खेत की मिट्टी। किरमिज के जूते से उसके गंदे पांव झांक रहे थे। पाजामा पहनना तो उसने छोड़ ही दिया था। उसका कहना था कि पाजामा किसानों का पहनावा नहीं है। वह एक मैली उठकी धोती बांधे हुए था। लाठी को इमाम चौक पर रखकर अंगोछे से माथा पोंछता हुआ वह चबूतरे तक आया। उत्तर पट्टी में दूर दूर तक सन्नाटा छा गया। हम ही कहे आए हैं कि मंगरे पर वाली जमीन हमारी है और जे माई का लाल में दम होए वो हुआ आके हमें हटा के ओको जोत ले। कौनो जबरदस्ती है? हकीम साहब ने पूछा। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मिगदाद ने कहा। आपसे हम ही ना कह सकते, बाकी छोटे हजरत की कसम, खेतवा हम ही जोतेंगे। ये बात हम हमादो मियाँ से कह दिया है। मित्रों, इमाम हुसैन के छोटे भाई को हजरत कहते हैं। सिया इनकी कसम खाते हैं, मगर जब खाते हैं तो पक्की खाते हैं। सुन रहे हो ये हरमजादे की बात? बेदार मियाँ ने टुकड़ा लगाया। वो तोरे बाप है ना? हम्माद मियाँ कह रहा। बाप आप हम ना जानते, मिगदाद बोला। वो जमींदार हैं और हम काश्तकार। और यो सुन लीजिए कि फुन्ननचा और परशुरमवा दोनों हमरे साथ हैं। अपनी लाठी उठाकर वह चुपचाप चला गया। हकीम साहब ने अगर उसे बुलाकर कह दिया होता कि मंगरे पर वाला खेत वह चाहते हैं तो शायद वह बुरा न मानता, शायद चुप रह जाता। लेकिन वह किसी की धौंस में नहीं आ सकता था, चाहे वह हकीम साहब हों या हम्माद मियाँ। का कहीं हकीम अली कबीर? फुन्नन मियाँ ने पूछा। अरे वो कही का सकते हैं, मिगदाद ने कहा। हम कह दिया कि वो जमीन हमारी है और वो को हम ही जोतेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि हम्माद मियाँ के जोर जुलूम का जमाना खत्म हो गया, परशुराम ने कहा। और उसने अपनी गांधी टोपी को जरा और कज कर लिया। जमीन का मालिक वो है जो हल चलाई, जो मेहनत मशक्कत करी। आप तो हल का मुठिया थाम के मियाँ लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आप किसान भगवान हैं। उसने दोनों हाथ जोड़कर मिगदाद को नमस्कार किया। तो ये सब का बोल रहा? हुन्नन मियाँ ने हैरानी से कहा। तय तो कांग्रेसी होके अपनी जुबनियों भूल गया। अरे तो का करी मियाँ? परशुराम मुस्कुराया। शहर वालन में आप गौरवी बोली कैसे बोली? आखिर वो चुनाव उनाव लड़े के तो हुई, तो का दिल्ली की पार्लियामेंट में अली गली से काम चली? तो सिखत बाड़ी शहर वाली बोली। यह बात न फुन्नन मियाँ की समझ में आई और न मिगदाद की कि आखिर दिल्ली में उस भाषा से काम क्यों नहीं चल सकता जिससे गंगौली में काम चल रहा है। और इस हैरानी में वह यह सोचना भी भूल गए कि परशुराम दिल्ली की पार्लियामेंट में कैसे जा सकता है। फुन्नन मियाँ बीड़ी जलाने में लग गए। तब मैं चल रहा हूं, परशुराम ने कहा। एक ठो बात तो बता, फुन्नन मियाँ ने कहा।
सुन रहे कि बंगाल, बिहार, पंजाब और कानी कहां कहां मार हिंदू मुसलमान में मार कटाई हो रही। तय गांधी का पार्टी का है। कौनो दिन उनसे पूछ ये सब का हो रहा और तोहरे वास्ते का हुकुम है उनका। महात्मा जी से मिलब आसान ना बा। ले, अरे तो उन्हीं के पार्टी का है ना रे। पार्टी का तो है ही, बाकी धत। हुन्नन मियां ने उसकी बात काटी। हम तो अपने गोल वालन से एक दिन न मिले तो सब उपद्रव कर दे। तो जब तू गांधी से मिलबे ना किए है तो फिर उन्हें खलीफा कैसे मान लिया है। परशुराम के पास इस सीधे साधे सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे सचमुच यह बात नहीं मालूम थी कि उसने गांधी जी को अपना नेता क्यों मान लिया है। शायद इस गांधी टोपी के लिए, शायद उसे गांधी जी से अधिक इस टोपी की जरूरत थी, जिसकी वजह से सरकारी लोग उससे डरने लगे हैं और जिसकी वजह से उसकी इज्जत भी बढ़ी थी और आमदनी भी। वह कोई काम नहीं करता था और आराम से था। पहले वह दिन रात काम किया करता था और बेआराम था। अब लीडर था, तकरीरें करता था, जिला कमेटी का मेंबर था, पंडितों, ठाकुरों और कायस्थों के साथ बैठता था, कलेक्टर से सिफारिश करता था जहां अब भी उसका बड़ा भाई माली था। थानेदार उसको सलाम करता था। उसने चिलम और नारियल पीना बंद कर दिया था, सिगरेट पीने लगा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो हर वक्त बगुले की तरह चमकदार, उजले और सफेद कपड़े पहने रहता था। उसकी कलाई में एक घड़ी बंधी रहती थी। उसके कुर्ते के ऊपरी जेब में फाउंटेन पेन खुसा रहता था और उसकी नाक पर चौड़े फ्रेम का एक खूबसूरत चश्मा टिका रहता था। बदलने की गति इतनी तेज थी कि उसे इस सवाल पर सोचने का मौका ही न मिला कि वह गांधी जी को अपना लीडर क्यों मानता है और यह कि इधर उधर बलवे क्यों हो रहे हैं। आदाब दा। तन्नू आ गया। कहा भाई परशुराम, का हाल है। अच्छा हूं मेजर साहब, परशुराम ने कहा। इन सांप्रदायिक बलों ने परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आता कि इंसान पागल क्यों होता जा रहा है। अपनी यह तकरीर उसे बहुत पसंद थी। यह तकरीर वह कई जलसों में कर चुका था। हर जगह उसकी यह तकरीर खूब चली भी थी। इसीलिए उसने अपनी मनपसंद तकरीर तन्नू को भी सुना डाली। सुन रहे दा। तन्नू मुस्कुराया। कैसी साफ जबान बोल रहा। सीन काप की एको गलती ना है। अभी हम्माद के पास बैठे काबिल हो गया है। अच्छा, अब हम चलत बाड़ी, परशुराम ने कहा। आप फिक्र जिन करी। उसने मिगदाद से कहा, वो खेत आपे का है और आपे को मिली। हम पटवारियों से कह दिले बाड़ी कि ससुर जवन तू कौनो हरामीपन कियो तो गांड में डंडा पेल दे। जा जा। हुन्नन मियां हंसे। बहु रात जोहत हुई। परशुराम चला गया। नको कैसी है जी। तन्नू ने मिगदाद से पूछा। मार हग रही है साहब। हमरे जानत में तो दांत वांत निकले वाला है शायद। मोहम्मद चा की कोनो खबर मिली है। तन्नू ने फुन्नन मियां से पूछा। जरीको ना, जवाब मिला। और कुछ समझ में ना आ रहा कि आखिर किया का जाए। पाकिस्तान न बने पर तो ये हाल है और जो ये बहनचोद कहीं बन गया तो हम समझ रहे हैं कि गंगौलियों में खून खराबा हो जाए। वो माधरचोद माता दिनवा अब यहीं से खाना फूसी कर रहा है इधर उधर। सुन रहे कि सलीमपुर बाग में एक ठो जलसो भया रहा रात को। गंगौली, अलावलपुर, हुंडरही और सलीमपुर में एक का साथ हमला करे की और मियाँ लोगन के काट के डाल देवे की मिसकोट भई। और इहो तो भया कि जेके जेके घर में कोई चमाइन, ललाइन या भरिन ओरिन डाली गई हो, तेके तेके घर की लड़किन को निकाल लिया जाए। ये सब खबर कौन देता है आपको। असर फुल्ला खुदे बताइन है हमें। हिंदुआ सब उन्हों को जलसवा में बुलाई रहन का। तू तो लगियो बाल की खाल निकाले। फुनन मियाँ चिढ़ गए। ना मानते हो तो सुनो। चिकुरिया गया रहा वो जलसे में। इस साला माता दिनवा जलसे में भाषण दिहिस। ओके भाषण की मां, उनकी नजर दुल्हन पर पड़ गई जो भीतर से आकर उनके पास खड़ा हो गया था। तहिया का कर रहा बे, जा स्कूल। दुल्हन यह फटकार सुनकर सरक गए। हुन्नन मियाँ फिर तन्नू की तरफ मुड़े। तब माता दिन पंडित तकरीर किहीन कहीन की मलिच मुसलमानों को भारतवर्ष से निकाल देवे को चाहिए और ये बहनचोद को मंदिर बनावे के वास्ते जमीन हम दिया रहा। खाए पिए को 10 मंडा जमीन अलग से दिया और ये साला तकरीर कर रहा और यो ना सोच रहा कि आखिर फुननो मुसलमान हैं। हमें जो ये मिल गए तो साले के टंगियां चीर देंगे।
बाकी वो तकरीर का के हैं, वो माधर चौथ की बात मत करो हमसे। अब हम का बताएं, मंदिर के नाम पर जमीन ना दिए रहते तब भोसड़ी वाले की माँ चोद के रख देते। बाकी बीच में मंदिर का नाम आ जावे से हमारा हाथ कट गया है कि हमारे की आखिर तो वो खुनाए खुदा है। वो कलकत्ता और लाहौर का बहुत किस्सा सुनाइन कि एक एक हिंदू औरत पर 10-10 मुसलमान उतर गए, कहीं हमें मिल भर जाए। वो का कीजिएगा, तनी पूछेंगे उनसे, मुसलमान हिंदुओं पर से उतर गए। बाकी तनी यो बताओ कि का मुसलमान औरतन को लीप पोत के हिंदू लोग मंदिर का घंटा हिला रहे। खैर ये तो अलग बात है। उस जलसे में आसपास के बहुत हिंदू जुटाए रहे। जब वो सब सुनी तो साफ साफ कह दीन कि ना हो सकता। तब माता दिन लगे गाय के दुहाई देवे। वो बहनचोद फकीरवा कसाई कल एक ठो गाय काट देहिस। गाय रही चोरी की। बतिया खुल गई यही मारे। तो जब वो बेचारे लोग गाय का नाम सुनी तो चुप हो गए। तब वो छिकुरिया न माना, पूछ बैठा कि ये पंडित जी, जौन जमीनिया तुम्हें माफी में मिली है वो के है। ये सुन के पंडित जी लगे बगिल झाके। बस छिकुरिया दौड़ा ली सुनने की आसपास एको हिंदू हकीम डॉक्टर ना है। कोई बीमार पड़ी तो का हुई, के पास रोकड़ धरा है कि शहर जाके डॉक्टर ले आई। बस यही में गड़बड़ मच गई। जलसा खत्म हो गया। बशीर कब आ रहे हैं? उन्होंने बात बदल दी। कल या परसों। अंदर से औरतों के गाने की आवाज आ रही थी। देखो तो समधीन आई हैं, बड़े मजेदार सी। आगे गढ़िया, पीछे गामा का पुल। शरबत पी के हुई मतवाली, मूतेंगी छुल 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 छुल। गीत कहा कहूं कि बाढ़ में डूब गया। फिर दूसरे गीत ने सिर उभारा। समधीन तोरा डोला चने के खेत में। समधीन को पकड़ा बागन के बीच में। माली से अखिया लड़ाए, बड़ी लौंडेबाज, बड़ी गंडेबाज। जना रहा कि सकीना आ गई है फैजाबाद से। फुन्नन मियाँ ने कहा, हम तो ये सुना है साहब। मिगदाद ने कहा कि कानी कौन स्वामी जी आए हैं। कानी कहां से? उहे गांव गांव फिर के हिंदुओं को भड़का रहे। हिंदू कौनो चूतिया ना है कि उनके भड़कावे में आ जाई हैं। फुन्नन मियाँ ने कहा, असल में बात ही है दादा कि जो मिली जुली सरकार बनी है ना। सलाम साहब। शिकुरिया आ गया। क्या बात है? फुन्नन मियाँ ताड़ गए कि कोई बात है। यहारा वह उसे लेकर एक तरफ बढ़ गए। सलीमपुर के खां साहब और ही बारिकपुर के ठाकुर साहब माँ लकड़ी चले ही के बा। हैं? आज रात की जूनी गड़ी पर धावा बोलल जाई। मार अहिरन का पड़ाव पड़ल बा। पूरी छन्नत बा ठाकुर साहब के बगवा में। स्वामी जीओ मौजूद बाणन और वो ठाकुर साहब हकीम के यहाँ कहलौले बाणन कि यह मौका बा। तो हकीम साहब सांझ ले गाजीपुर चल जाए के बाड़न। बारिकपुर वालन के ऐसा दिन लग गए कि वो अब सलीमपुर पर चढ़ाई करे लायक हो गए। तोरा कोई आदमी वहां हो कि ना? 10 जन हउवन, छिकुरिया ने कहा। बाकी जवन हिंदू मुसलमान के नाम पर लकड़ी चल गई तो बड़ी मुश्किल पड़ी। हिंदू मुसलमान करके कोई कट्ठे झांट टेढ़ी कर ले ही। फुन्नन मियाँ ने अपनी मूछों को ताव दिया। तो हिंदू है कि मुसलमान? हम तो हिंदू है मीर साहब। बाकी बाकी ओकी के रहे दे। ते लड़बे ना हमरे साथ कि तहु हिंदू हो जाइबे। फुन्नन मियाँ ने तो गर्दन झटक कर बात खत्म कर दी। लेकिन गढ़ी सलीमपुर में सन्नाटा था। डर वजू करके गढ़ी की मजबूत और खूबसूरत मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मगर बारिकपुर में बड़ी चहल पहल थी और इस चहल पहल में बारिकपुर मुसलमानों के 3-4 घर हैरान खड़े यह सोच रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। कथा सुनने के लिए 2-4 मुसलमान बाग में जा बैठे और फौरन पहचान लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हूं तो मैं और मेरे सिवा कोई और नहीं है। आज वह मुरली मनोहर भारत के हर हिंदू को पुकार रहा है कि उठो और गंगा और यमुना के पवित्र तट से इन मलेच्छ मुसलमानों को हटा दो। स्वामी जी की कथा नहीं सुना रहे थे। यहां से हट के हमनी के कहां जाए के पड़ी? एक अधेड़ मुसलमान ने एक हिंदू से पूछा। दोनों साथ के खेले हुए थे, गहरे दोस्त थे।
यह तो हमहू सोचत बाड़ी। जवाब आया, बाकी जवन ई भगवान का हुकुम बा तो तोहनी के हटाए के तो जरूरत पड़ी। पाकिस्तान तो बनते बा, चल जइहा। तू तो कह दिहला कि चल जइहा। चला कहूं से किराया भाड़ा जुटू गई तो हई खेतवा कैसे जाई पाकिस्तान। हम तो पूछत हई कि हमार बाप दादा और तुहार बाप दादा ठाकुर साहब के बाप दादा के संग गढ़ी वालन से लड़े चलावत हवन कि ना। तो अजुए कोई हमनी से काहे न कहत बा कि चली गढ़ी पर चढ़ाई कर। हई देखा जा लोग, किसी और गांव के एक हिंदू जवान ने कहा, हई बहन चोद मियवा हे चिचियावत बा, तू बफाती चाचा के गाली देत बाड़ा। बारिकपुर का एक जवान चमार बिफर गया, नहीं भैया, बफाती ने बीच बचाव कराना चाहा। हम तो खाली पूछत बाड़ी कि फिनो हमनी के कहां जाए के पड़ी। पाकिस्तान जा बहनचोद, जिंदगी तो यहाँ गुजरत, अब मरे किनारे अली तब पाकिस्तान जाई ना जाई। बूढ़ पुरनिया के गाली बकत बाड़ा। अधेड़ हिंदू ने कहा, लाज तो न आवत होई। धर्म संकट में है, गंगा जली उठाकर प्रतिज्ञा करो कि भारत की पवित्र भूमि को मुसलमानों के खून से धोना है। स्वामी जी जोश में आ चुके थे। देखो, कलकत्ता और लाहौर और नवाखाली में इन मलेच्छ तुर्कों ने हमारी माताओं का कैसा अपमान किया है। बोलो बजरंगबली की। एक अकेली आवाज उठी, जय। सारा गांव गूंज उठा। फिर मजमा खड़ा हो गया। स्वामी जी अंधेरे में दूसरे गांव की तरफ चले गए, और जब वह चले गए तो मजबूर होकर भीड़ को खुद सोचना पड़ा। और उसने यह सोचा कि मुसलमान तो मुसलमान है। सलीमपुर और बारिकपुर के मुसलमानों में बस इतना फर्क है कि सलीमपुर वाले जरा दूर हैं और बारिकपुर वाले पास। इसलिए बजरंगबली की जय बोलती हुई भीड़ बारिकपुर की तरफ चल पड़ी। यह खबर जब ठाकुर जयपाल सिंह को मिली तो वह घबरा गए। सलीमपुर के खान साहब पर धावा करना और बात थी, और बारिकपुर के हजामों, जुलाहों और दो एक पठानों का कत्ल करना कुछ और। इन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था। ये तो हमेशा से उन्हीं के साथ जीते मरते चले आ रहे थे। दुहाई है माँ बाप की, बफाती आंगन में ढेर हो गया। न मालूम किस गांव के कुछ हिंदू जवान उसके पीछे लपके चले आ रहे थे। वह ठाकुर साहब को देखकर ठहर गए। उनमें से एक बीड़ी सुलगाने लगा। ठाकुर जयपाल सिंह ने बफाती को पहचान लिया। वह अपने बफाती कुजड़े को भला कैसे न पहचानते। बोलो बजरंगबली की जय। नारे की आवाज कहीं करीब से आई। के मरला सतो के? जयपाल सिंह ने बफाती से पूछा। उनका बदन गुस्से से थरथर कांप रहा था। हम वो लोगन के ना पहचानते सरकार, बफाती ने कहा। मसालों की रोशनी ने रात में आग लगा दी थी। रात धाए धाए जल रही थी, और ये अबू सब जात बाणन हमनी का घर फूक कहत बाणन कि तू जा पाकिस्तान। हम कहली कि ना जाइब हम, बस बिगड़ गई नन लोग। ठाकुर साहब ने लपक कर अपनी लाठी उठाई। ठकुराने में किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं किया। तमाम लाठियां चुपचाप उठ गई, और जब मसालों की रोशनी में अंधकार का फरमान सुनाने वाला मजमा उन गिने चुने मुसलमानों के घरों के पास पहुंचा, हैरान होकर रुक गया। ये तो लोगन रुक कहें गईला भैया, जयपाल सिंह ने कहा। आवज्जा लो। भीड़ की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर ठाकुर साहब मुसलमानों को क्यों बचाना चाहते हैं। स्वामी जी ने तो कहा था कि बाग में जो पुरियां छनी हैं वह ठाकुर साहब की तरफ से हैं। और क्या ठाकुर साहब को यह नहीं मालूम कि मुसलमानों ने हिंदू औरतों और बच्चों के साथ क्या सलूक किया है। इसलिए उनमें से एक बोला, ये सब मुसलमान बाड़न साहब, तोहनी के हमसे ढेर मालूम बा। जयपाल सिंह ने पूछा। खैरियत यही में बा कि चल जा लो। का नवा खाली माँ हई बफतिया और हई दिलदरवा और हई कलुआ हिंदू स्त्रियन के खराब कहले बा। बड़ बहादुर हुआ लो, और हिंदू मर्यादा का ढेर ख्याल बाड़े तोरे लोगन के। तो कलकत्ता लाहौर जाए के चाहिए। यहाँ का धरल बा कि चढ़ आयल बाड़ा तू लोग। हमनी तो लोगन का घर द्वार फूके के आयल बाड़ी। हाँ हाँ, काहे नहीं, आवा लो। तनी हमहू देखी कि कौनी माई ऐसन जब्बर लड़का जन्म दिहले बा। जयपाल सिंह अपने घर वालों की तरफ मुड़े।
देखत का बड़ा लोग, मार के भगवा बहिन चौदन के। ठाकुरों की उठी हुई लाठियां देखकर भीड़ पुरानी चादर की तरह मस्की और फिर फट गई। गांव के गिने चुने मुसलमान बाद में ठाकुर साहब के घर गए। बफाती ने कहा, आप कहें तो हम लोग बहादुरगंज चाहे मऊ मुबारकपुर चल जाएं। गांव से जाए का नाम लेवा लोग तब माई नाचो दे। हई देखा भोसड़ी वालन का जात बाणन लोग मऊ मुबारकपुर गांड मरावे। यह बात सुबह होते होते अड़ोस पड़ोस के सारे देहातों में फैल गई। सीधे साधे किसानों की समझ में नहीं आई। कई स्वामियों के दौरा करने के बाद भी यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि अगर गुनाह कलकत्ता के मुसलमानों ने किया है तो बारिकपुर के बफाती, अलावलपुर के घुरहू, हुंडरही के घसीटा को यानी अपने मुसलमानों को सजा क्यों दी जाए। जिन मुसलमान बच्चियों ने छुटपन में उनकी गोद में पेशाब किया है उनके साथ जीना क्यों और कैसे की जाए। उनकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि जिन मुसलमानों के साथ वह सदियों से रहते चले आ रहे हैं उनके मकानों में आग क्यों और कैसे लगा दी जाए। उन मुल्ला जी को कोई कैसे मारे जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते हैं तो हिंदू मुसलमान सभी बच्चों को फूंकते हैं। किसानों की समझ में यह आता था कि झगड़े की जमीन की फसल काट ली जाए। जमीन के मामले में एक आध कत्ल खून हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यूं ही सिर्फ इस जुर्म पर किसी का कत्ल कर देना या किसी का घर फूंक देना कि वह मुसलमान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास आधा गांव के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।